नमस्कार। आइए हम बात करते हैं कि कंप्यूटर ने कैसे टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया। किस प्रकार टेक्नोलॉजी के माध्यम से कंप्यूटर ने इम्प्रूवमेंट किया, आगे अपने विचारों को रखा। चलिए बात करते हैं हम। प्रकाशन कार्य। अगर हम प्रकाशन की बात करें मतलब पब्लिशिंग की बात करें, तो वर्तमान समय में कंप्यूटर का प्रयोग डीटीपी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए बहुतायत किया जा रहा है। डीटीपी के उपयोग से छपाई की गुणवत्ता में बहुत सुधार आया है। साथ ही चित्रों की छपाई में भी सहज कई उदाहरण लिए गए हैं जो पुस्तक में आप पढ़ रहे हैं। यह भी डीटीपी की मदद से पब्लिश की गई। जिस पुस्तक को आप पढ़ रहे हैं, इस कंटेंट को आप पढ़ रहे हैं, ये डीटीपी के माध्यम से मैंने यहाँ तैयार किया। डीटीपी के प्रयोग में छपाई सुंदर और आकर्षक होती है, साथ ही गति भी बढ़ाती है। तो वैज्ञानिक कार्यों में कंप्यूटर के प्रयोग ने वैज्ञानिक अनुसंधानों की गति बढ़ाई है। कंप्यूटर की सहायता से डाटा विश्लेषण, डाटा एनालिसिस का कार्य मिनटों में हो जाता है। कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग के प्रयोग से इंजीनियरिंग डिजाइनिंग का कार्य भी आसान हो गया। वर्तमान समय में विशेष प्रकार की जटिल गणनाएं तीव्रता से करने के लिए सॉफ्टवेयर्स भी मौजूद हैं। परिवहन देखिए, त्वरित परिवहन व्यवस्था को चलाए रखने में, जहाज पर माल लादने में, उतारने में, विमानों की उड़ान भरने में, उतरने में, वायु यातायात पे नजर रखने में, यातायात में जुड़े अन्य मसलों में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कार, मोटरसाइकिल में ईंधन के स्तर पर, तापमान, इलेक्ट्रिकल सिस्टम पर नजर रखने के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। कृषि में देखिए किस प्रकार से कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। कृषि जो होती है, किसान अब कृषि कार्यों के लिए छोटे कंप्यूटरों का इस्तेमाल करते हैं। इन कंप्यूटरों की कीमत ट्रैक्टर से भी कम होती है। इन कंप्यूटरों की कीमत ट्रैक्टर से भी कम होती है। किसान इन कंप्यूटरों का इस्तेमाल करके फसल सूचना प्राप्त करता है। प्रति एकड़ लागत तथा खाद बीज की लागत आदि जानने के काम में कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र के कपास उत्पादक ने खेतों में खाद डालने के लिए सही समय का पता लगाने में कंप्यूटर का इस्तेमाल करके अपनी वार्षिक आय में तकरीबन 10% की बढ़ोतरी की। अब देखिए किस एग्जाम्पल को उन्होंने यहाँ लिया है। इस एग्जाम्पल को हम आपके सामने एक्सप्लेन करते हैं कि फसल लगाने का समय एक निश्चित समय होता है। रबी की फसल कब लगेंगी, खरीफ की फसलें कब लगेंगी, किस प्रकार फसल अपना कार्य करेगी, किस प्रकार से फसल लगाने से हमें बेनिफिट्स होगा या हम कैसे इस काम को करें। तो कंप्यूटर ने तकनीकी गणना के साथ इतनी सारी चीजें हमारे सामने साफ कर दी हैं या डिजाइन करके रखी हैं कि जिनके माध्यम से हम इन कार्यों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। कार्यों को करना, कार्यों को आसानी से करना, दोनों में बहुत अंतर होता है। अब किसान ने किस प्रकार से इतना पैसा कमाया? उसने पहले कंप्यूटर के माध्यम से मौसम विभाग के द्वारा अनुमान लगाया कि मौसम विभाग अभी क्या कह रहा है। अगर कभी ऊपर नीचे होता है तो 1 या 2% होता है, जैसे उन्होंने कहा 70% बारिश के आसार हैं। अगले 10 दिन का, वैसा नहीं अभी का, अगले 10 दिन तक का मौसम विभाग का जो अनुमान लगाया जाता है ना, वो अगले 10 दिन तक का आपको इंटरनेट पे दिखाई देता है कि अगले 10 दिन तक बारिश की क्या स्थिति होने वाली है। तो अगले 10 दिन तक जो बारिश की स्थिति होने वाली है, उस पर अगर हम कार्य करते हैं तो कैसे करते हैं? हमने मोबाइल खोला, वेदर डाला उस पे कि वेदर क्या चल रहा है, और वेदर डालने के बाद उसपे देखा कि किस प्रकार से हम वेदर के माध्यम से मौसम विभाग को देख सकते हैं। अगर हमें लगता है कि हमें किसी चीज की फसल लगानी है या किसी चीज का बीज डालना है और हमें लग रहा है कि हमें करीब करीब 10 दिन इसमें बहुत अधिक पानी की आवश्यकता नहीं है, या बीज लगाते ही हमें दूसरे दिन से पानी की आवश्यकता है, तो हमने कंप्यूटर पे मौसम विभाग पर देखा कि कब बारिश होने वाली। हमें लगा
कि कल दोपहर 12 बजे 70% बारिश के आसार बन रहे हैं। तो 70% तक ये है कि बिल्कुल नेट एक्यूरेट नहीं हुआ, तो 50% तो आप मान के चलिए कैसा होगा। अगर हमें बीज लगाना है, वो पानी से बचाना है, तो हम बीज को नहीं लगाएंगे। और अगर हमें बीज में पानी की आवश्यकता है, तो हम बीज को वहां तुरंत लगा देंगे, अगले 10 दिन के मौसम को देख सकते हैं। इन्होंने भी वही एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है कि उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र के एक कपास उत्पादक ने रुई का जो उत्पादन करता है, खेतों में खाद डालने के लिए। अब खेतों में खाद कब डाली जाए? बहुत अधिक बारिश होगी तो खाद डालने का तो कोई मतलब ही नहीं होगा। तो खाद डालने के लिए सही समय का पता लगाने में कंप्यूटर का इस्तेमाल किया। और जब कंप्यूटर का इस्तेमाल किया, सही समय का पता लगाया, उसके बाद उन्होंने खाद डाली। खाद डालते ही उनकी जो वार्षिक आय है, वो उसमें तकरीबन 10% की बढ़ोतरी की गई। तो कैसे बढ़ोतरी हो गई भाई? भाई जब जिस समय पे खाद लगनी थी, उस समय पे खाद लग गई, उस समय पे पानी मिल गया, फसल अच्छी आई, तो आपकी बढ़ोतरी हो गई। आपने 50 किलो अगर गेहूं उसमें बुनने के लिए डाला, उगने के लिए डाला, और समय समय पर जो उसकी रेख रेख है, देख रखाव है, उसका काम है, वो आपने समय समय पर नेट से देखकर अपना करते गए, तो 50 किलो गेहूं से हो सकता है 50 कुंटल गेहूं निकल आया हो, या 50,000 किलो गेहूं निकल आया हो। तो उसने 8 गुनी वृद्धि इसमें बैठ के 10% अपने उसमें की। इसके अलावा कंप्यूटर लोगों को शहरी दफ्तरों में बैठकर काम करने की बजाय घर पर काम करने का विकल्प प्रदान करता है। मैंने कहा ना, इस क्राइसिस कोरोना की बात कर रही हूँ। अगर कोरोना में सबसे ज्यादा किसी ने अपनी अहम भूमिका लगाई देश की अर्थव्यवस्था को बताने में, तो वो थी टेक्नोलॉजी, आईसीटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, जिसके माध्यम से हम जहां खड़े थे वही वापसी आ गए। वरना कोरोना में जो स्थिति हमने और आपने देखी, जो समय की मांग आपने और हमने देखी है कि अपनों से अपनों का बिछड़ना, बिजनेस का खत्म होना, लोगों का काम पर ना जा पाना, लोगों का घर पे बैठे रहना। कई लोग थे जो मजदूर था, मजदूरी कर रहा था, वो कहाँ जाके मजदूरी करता, वो घर पे बैठा, उसके लिए खाने की व्यवस्था भी नहीं थी। तो ऐसे लोगों को 10-20% छोड़ दो, लेकिन 80% लोग तो अपना काम जो है उस प्रकार से, जैसे आप टीचर्स की बात करें हैं, तो टीचर्स ने अपनी ऑनलाइन क्लासेस ली, स्कूल वालों ने उन्हें बराबर सैलरी भी प्रोवाइड कराई। शायद ही कोई स्कूल ऐसा होगा जिन्होंने सैलरी नहीं दी कोरोना के बाद, तब से। तो कोरोना के काल में सभी ने अपनी अपनी सैलरी को प्राप्त किया। अब शहरी दफ्तरों में बैठकर दफ्तर जाना भी जरूरी था, नहीं भी जरूरी था। ऐसा नहीं कि आप दफ्तर नहीं बैठे, आप घर बैठ के वर्क फ्रॉम होम, जो प्रचलन चला ना वर्क फ्रॉम होम का, उस वर्क फ्रॉम होम में सैलरी पैकेज इतना अच्छा था, भाई मुझे तो सिस्टम में बैठ के काम चाहिए आपसे। चलिए एक और छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ आपके बीच में शेयर करना चाहती हूँ कि मैं लेखन का काम किया, मैंने बुक लिखी, एक प्रयोजनमूलक हिंदी की मैंने किताब। अब वो समय मेरे लिए वो पीरियड इतना इम्पोर्टेंट था कि भाई अपना माइंड मैंने यहाँ की जगह यहाँ लगा, इन चीजों से हट के घर में थे, हस्बैंड वाइफ एक बच्चा, कितना एक दूसरे को टाइम देते। तो उस टाइम को एंगेज करने के लिए हमने अपने आप को रिसर्च वर्क में लगा दिया। रिसर्च वर्क में हमने लिखना प्रारंभ कर दिया, लिखते गए, जो मन में आया वो लिखते गए। एक कंटेंट उठाया, इंटरनेट पे दुनिया भर की सुविधाएं उपलब्ध थी, किसी लाइब्रेरी की मुझे जरूरत नहीं थी। ई कंटेंट लाइब्रेरी को मैंने खोल लिया। ई कंटेंट लाइब्रेरी पे मुझे इतना कंटेंट देखने को मिला, उसका मॉडिफिकेशन, उसका रिसर्च किया मैंने, और उसमें जो नया ऐड ऑन करना था वो एक किताब में लिख दिया। तो उस कोरोना काल में मैंने अपनी किताब पब्लिश करा ली। तो लोगों को जैसे भी क्राइसिस का समय मिला, क्राइसिस के समय में अपने लिए समय मिला, लोगों ने अपना काम किया, वहां कंप्यूटर ने अपनी एक अहम भूमिका निभाई। परिणाम स्वरूप गांव में जीवन का सूनापन कम हो सकता है, और यहाँ तक कि इससे संभवतः गांव में शहरों की ओर युवाओं का पलायन रुक सकता है। वर्क फ्रॉम होम में अगर आप गांव में रहने वाले लोग भी हैं, तो आप अपने घर में बैठ के काम कर सकती हैं। ये पलायन हमारा हो रहा है, शहरों की तरफ शहरीकरण हो रहा है, तो शायद ये भी रुक सकता है। आज हर गांव में, छोटे से छोटे गांव में इंटरनेट की सुविधा है, हर गांव में बैठकर आप अपना काम कर सकते हो, लोग कर रहे हैं। कोरोना के क्राइसिस में लोगों ने किया है, कोरोना के क्राइसिस में हमने टेक्नोलॉजी को बहुत कुछ सीखा है, बहुत नए प्रकार से हमने टेक्नोलॉजी पे काम किया है।
क्या आप अपने घर में कंप्यूटर का स्वागत करने के लिए तैयार हैं? अनेक लोगों के पास इस प्रश्न का सिर्फ एक ही जवाब होता है, जी हाँ। तो जी हाँ, अनेक लोगों के पास पहले से ही कंप्यूटर है। वे अक्सर अपने बच्चों के लिए एक शैक्षणिक औजार के रूप में ज़रूरी ठहराते हैं, लेकिन यह एक सिर्फ शुरुआत है। आज घरों में पीसी का इस्तेमाल रिकॉर्ड रखने, चिट्ठी लिखने, बजट तैयार करने, पिक्चर तैयार करने, टेलीफ़ोन के ज़रिए दूसरे कंप्यूटर से जुड़कर विभिन्न प्रकार की सूचनाएँ प्राप्त करने के काम में हो रहा है। इतना ही नहीं, एयर कंडीशनिंग, कंट्रोलिंग टेलीफ़ोन कॉलों का जवाब देने और घर की सुरक्षा करने में बड़ी ही दिलचस्प तरीके से कंप्यूटर का इस्तेमाल करिए। आप घर में रहिए, आपके कॉल चल रहे हैं, इंटरनेशनल कॉल चल रहे हैं, इंटरनेशनल कॉल पे आप डिस्कशन कर रहे हैं, आप अपनी बात रख रहे हैं, सामने वाले की बात सुन रहे हैं, वो कंपनी को कहाँ तक बेनिफिशियल है। ये सारा काम जो आसान किया है, वो किसने किया है? सिस्टम ने, कंप्यूटर ने। कंप्यूटर के बिना ये सब चीज़ें संभव नहीं थी। तो इसमें हम बात कर रहे थे, घर पर आपको कंप्यूटर की आवश्यकता है या नहीं, अभी भी बहस का मुद्दा बनाना। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि कंप्यूटर आपके जीवन को आसान और ज़्यादा मनोरंजक बना सकता है। एक और एग्ज़ाम्पल भी यहाँ मैं आपके बीच में शेयर करना चाहती हूँ कि जब ये सिस्टम आया ना, जब टेक्नोलॉजी हमने सीखी, तो मैंने करीब पीएचडी किया होगा, 2007-8 की बात बता रही हूँ मैं। उस समय मैंने अपनी सारी टाइपिंग सीखी, क्योंकि उस समय जब पीएचडी का जो वो था ना जुनून लोगों के अंदर, तो पीएचडी आप लिखते रहते थे, कागज़ पे हाथ से पेन से लिखते रहते। और जब 15-15, 20-20 पेज एक कंटेंट के लिखकर आप अपने टीचर के पास जाते थे, तो टीचर उनको देखता था और उसे एक लाइन में भी डिस्टर्बेशन दिखता था ना, खड़ा काट देते थे उसे और फिर कहते थे कि दोबारा लिख के ला। मैंने अपनी पीएचडी 3 साल में अवॉर्ड करा ली थी। 24 महीने का उस समय प्रोसीजर चलता था कि आप अपना लिखा हुआ कंटेंट 24 महीने में सबमिट कर सकती हैं। 24 महीने में सबमिट करने के बाद 3 महीने के लिए वो चेकिंग के लिए जाती है और 3 महीने बाद वो लोग रिपोर्ट भेजते हैं, 6 महीने बाद रिपोर्ट भेजते हैं। इस प्रकार कंप्लीट 3 साल होते होते मैंने अपना अवार्ड करा लिया। कैसे कराया? टेक्नोलॉजी के माध्यम से कराया। मेरे पास टेक्नोलॉजी थी, मुझे आइडिया था, मुझे नॉलेज था कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर पे फिर मैंने क्या किया कि जो टाइपिंग की ना, जो हिंदी टाइपिंग आप अभी डेस्कटॉप पे मेरी देख रहे हैं, जो मैं पढ़ा रही हूँ, मेरी खुद की टाइपिंग की हुई चीज़ है। मैंने खुद टाइप किया है इसको। तो हिंदी टाइपिंग मेरी बहुत अच्छी थी, शुरू से अच्छी थी। तो मैंने क्या किया कि भई शुरू में तो मैं कागज़ कॉपियों पे, पेन पे, कॉपियों पे लिख के ले गई मैटर को अपने। वहाँ पहुँचो, अपने गाइड को दिखाओ, थोड़ा उन्हें जमता था, थोड़ा नहीं जमता था, वो काटते थे। अब आप 25 पेज भी हाथ से लिखते हो, वो भी माइंड से, मस्तिष्क से, दिमाग से, चीज़ों को मॉडिफ़ाई करके, तो आपको करीब-करीब 20-25 दिन, 1 महीना लग जाता था। उसके बाद पूरा कट, टीचर की तरफ से कंप्लीट कट। कि इसे मज़ा नहीं आया, इसमें थोड़ा-सा मॉडिफ़िकेशन की ज़रूरत है। इसमें उनके साहित्य को और डीपली थे, मेरे हिंदी साहित्य से पीएचडी है। 2011 में मेरा अवार्ड हो गया था पीएचडी का। डॉक्टर हरि सिंह गौर के सेंट्रल यूनिवर्सिटी सागर से मैंने पीएचडी की है अपनी। तो जैसे ही वहाँ पहुँचे उन्होंने कट कर दिया, मूड ऑफ हो गया। यार 25-50 पेज लिखने में 15 से 20 दिन, 25 दिन का समय लगा, ऐसे कैसे चलेगा? लिखेंगे नहीं तो अवार्ड कैसे कराएँगे? तो फिर दिमाग लगाया यार, सिस्टम लाओ, कंप्यूटर लाओ, डेस्कटॉप लाओ। ले आए भई, डेस्कटॉप घर लाए। फिर उसके बाद जो कंटेंट मन में आता था, जो कंटेंट किताबों से पढ़ती थी, जो लाइब्रेरी में अटेंड करके, उस समय नहीं थी टेक्नोलॉजी, उस समय इतनी लाइब्रेरी नहीं थी, उसके बाद ये शोध गंगा प्रारंभ हुआ है। उसके बाद शोध गंगा पे चढ़ना शुरू हुई थी से 2009 के बाद से। अब तो हमारे पास इतना कंटेंट है कि आप घर बैठे पीएचडी आराम से कर सकते हो। रिसर्च क्या कहलाता है? रिसर्च, किसी चीज को बार-बार सर्च करना ही रिसर्च कहलाता है। तो अब हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, अब हमारे पास कंटेंट भी है, तो अब काम करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। जैसे मैं सेकंड पीएचडी कर रही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही उसमें। बहुत सारा काम, वर्कलोड जो भी है, वो सिस्टम से मुझे मिलता रहता है। 2020 की शिक्षा नीति का एक-एक बिंदु नेट पे पड़ा हुआ है। अब उसी पे थोड़ा-सा मॉडिफाई कर रहे हैं कि भई जो है, वो वास्तविकता में कितना सदुपयोगी है, कितना नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम मन से कर रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं, अपने दिमाग से कर रहे हैं। तो मैं फिर सिस्टम ले आई, कंप्यूटर डेस्कटॉप ले आई। उसमें अपने घंटे 2 घंटे टाइपिंग करती थी। जो भी लिखना है, जैसे हाथ से लिखना वैसे ही सिस्टम पे लिखना, बात तो बराबर ही थी मेरे लिए। लेकिन जब वो प्रिंट आउट वाले पेज में अपने टीचर गाइड के पास लेके गई, उनने अगर मुझसे कहा कि नम्रता, इस पैराग्राफ में मज़ा नहीं आ रहा है,
कंप्यूटर हाथ में रहता था, डेस्कटॉप अपना लैपटॉप, तुरंत उसको डिलीट मारा, उसकी जगह दूसरी 4 लाइन जोड़ी, मैडम को दिखा दिया। मैडम ने कहा, "अरे यार, तुम तो बहुत परफेक्शन से काम कर रही हो, बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रही हो, तुम्हें तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं है।" तो क्या हुआ फिर उससे? उससे मैंने बहुत जल्दी अपना काम निपटा लिया। जो करेक्शंस होते थे, जो लाइन ऑफ अंडरलाइन होती थी, उसमें वो 50 पेज फेंकने नहीं पड़ते थे। वो 50 पेज रहते थे, जिन 4 पेजों पे करेक्शन होता था, वो मैं इस पे लगा इस पे कर लेती थी उसको, उसका कॉन्सेप्ट इस पर क्लियर कर लेती थी। अब क्या हुआ इसके बाद? अब जब पूरी थीसिस मेरी लिखी गई, करीब सुतगंगा पे पढ़िए देखना आप मेरे नाम से, 250 पेज, पौने 300 पेज की थीसिस मेरी लिखी गई। 250 पौने 300 पेज की थीसिस लिखे जाने के बाद, कंप्लीट होने के बाद, अब उसको एक बाइंडिंग करनी थी, एक बड़ी मोटी बना के टीचर के पास देनी थी मुझे। मैंने उसके प्रिंट आउट निकाले। प्रिंट आउट कैसे निकाले? तो उस समय प्रिंट आउट का 1 ₹10 ₹2 या ₹3 लगता था। 2008-9 की बात बता रही हूँ, 10 की बात बता रही हूँ पूरी। तो उसके लिए एक प्रिंटर खरीद लिया। टेक्नोलॉजी, भाई मार्केट में बैठ के अगर हमें 300 पेज के एक प्रिंट आउट निकलवाना है, तो 300 पेज का ये 3 तिरका 9, ₹3 भी अगर एक पेज का लग रहा है, तो ₹900 कुछ हमारा ₹1000 का खर्चा आता। ₹1000 का जब खर्चा आता, तो उसमें लगा कि उससे बढ़िया तो एक प्रिंटर खरीद लेते। एक प्रिंटर खरीद लिया उसमें, 1000-1200 रुपए का एक प्रिंटर खरीद लिया, और जितने प्रिंट निकालने थे उतने प्रिंट अपने मन से निकाल, 7 कॉपी तो तैयार होती, तो 250-250 पेज की 7 कॉपी मैंने हमने निकाली अपनी, उनको बाइंडिंग कराया और वो सबमिट कर दी। इस प्रकार मैंने अपना अवार्ड जो है ना 3 साल में टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरा कर। और आज के जमाने में तो और भी फास्ट है। अच्छा, आज से मैं अभी कुछ समय से देख रही हूँ, करीब ये मान के चलो 7-8 साल हो गए मुझे इस चीज को ऑब्जर्व किए हुए। मैं तो प्रतिदेव में ही अपना काम करती हूँ पूरा का पूरा 0-10 में। लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि आप डेस्कटॉप पे इंग्लिश एंड हिंदी के वर्ड आप उस पे वो करेंगे क्लिक, स्क्रॉल बार जो नीचे बना रहता है, उसमें आप इंग्लिश में वर्ड लिखे हिंदी में टाइप होके आता है। ये है टेक्नोलॉजी। आपने लिखा महान शिक्षा शास्त्री स्वामी विवेकानंद, अब आपने लिखा क्या है इंग्लिश में, MAHAN, महान। उसने किस में कन्वर्ट किया? हिंदी लैंग्वेज में। तो अब तो टाइपिंग इतनी आसान हो गई। अगर इंग्लिश लैंग्वेज में आपको स्पेलिंग्स याद हैं, तो आप वो टाइप करते जाइए, इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट कीजिए, वो हिंदी में आपका काम करना प्रारंभ कर दे। महात्मा गांधी, MAHATMA, महात्मा। उसमें अच्छा ये ग्रामर भी लगी हुई है, जो नए फीचर सिस्टम्स में आए हैं उसमें सब लग के आए, उसमें ग्रामर भी लग के आई है कि अगर महात्मा की स्पेलिंग इंग्लिश में गलत है, तो वो करेक्शन खुद लगाएं। जब टेक्नोलॉजी इतनी आ गई तो इस मस्तिष्क की जरूरत क्या पड़ी? इसमें इतना याद करने की क्या जरूरत है? कॉमन सेंस आपको याद होना चाहिए, एक चीजों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। आज का बच्चा किस में जी रहा है? कंपटीशन में। किस प्रकार के कंपटीशन में जी रहा है? वो याद नहीं कर रहा है, वो मस्तिष्क में चीजों को रख नहीं रहा, वो कंपटीशन में जी रहा है कि आपने जो पढ़ा उसको कैसे हम अप्लाई करें। फुल अप्लाई में जी रहा है वो। उसको लगता है कि हमने जो किया है, जो पढ़ा है, उसको अप्लाई कैसे किया जाए, किस प्रकार से अप्लाई करके उसे आगे ले जाया जाए। तो वो जो काम कर रहा है वो पूरा अप्लाई कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है। वो सिर्फ पढ़ नहीं रहा है चीजों, वो उसको अप्लाई कर रहा है, वो उसको एनालिसिस कर रहा है। तो ये बात आती है हमारी नेक्स्ट इस पे कि आज घरों में पर्सनल कंप्यूटर का इस्तेमाल रिकॉर्ड रखने के लिए, चिट्ठी लिखने के लिए, अपने घर का बजट तैयार करने के लिए, पिक्चर दे। अच्छा, ये बात मैं यहाँ से उठाया था ये मुद्दा। तो ये जब मैंने डेस्कटॉप खरीदा अपने घर पे, मैं अपनी टाइपिंग का काम करती थी। अब कभी-कभी बोर भी हो जाती थी, भाई कितना टाइप करेंगे, दिन में 2 घंटे 3 घंटे टाइप कर लिया, उसके बाद थोड़ी-सी बोरिंगनेस, तो उसी में पिक्चर देखना था। कोई ना कोई मूवी की सीडी लगा लेते थे, अपना देखते रहते थे बैठे-बैठे। तो पिक्चर तैयार करने टेलीफोन के ज़रिए दूसरे कंप्यूटरों से जुड़कर विभिन्न प्रकार की सूचनाएँ प्राप्त करने के काम में हो रहा है। इतना ही नहीं, एयर कंडीशनिंग कंट्रोल, टेलीफोन कॉलों का जवाब देने, घर की सुरक्षा करने में बड़ी ही दिलचस्प तरीके से कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। घर पर आपको कंप्यूटर की आवश्यकता है या नहीं, अभी भी बहस का मुद्दा बना हुआ है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है
कंप्यूटर आपके जीवन को आसान और ज़्यादा मनोरंजक बना सकता है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा पिछले कुछ समय से चिकित्सा व्यवसाय के क्षेत्र में कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत बढ़ा है। आज अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में कंप्यूटर जीवन और मृत्यु के बीच अंतर कर सकता है। देखिए कितना अच्छा मुद्दा यहाँ इन्होंने उठाया है कि स्वास्थ्य एवं चिकित्सा में भी कंप्यूटर का पूरा। आप वो हार्ट बीट चलने वाली पीछे मशीन देखते होंगे, मरीज के पीछे लगी रहती। सब कहीं न कहीं सिस्टम से जुड़ी हुई हैं। सब सिस्टम से जुड़ी हुई हैं, कंप्यूटर से जुड़ी हुई हैं। पिछले कुछ समय से चिकित्सा व्यवसाय के क्षेत्र में कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत। आज अस्पतालों और मेडिकल सेंटरों में कंप्यूटर जीवन और मृत्यु के बीच अंतर कर सकता है। अस्पताल के गहन चिकित्सा कक्ष में गंभीर रूप से भर्ती बीमार व्यक्तियों के शरीर के विभिन्न क्रियाकलाप पर नजर रखने में कंप्यूटर मदद करता है। आपका एक्सरा हो रहा है, आपका एमआरआई हो रहा है, आपका सीटी स्कैन हो रहा है, हर तरीके से कंप्यूटर आपके लिए सही। तो इस प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में कंप्यूटर ने अपना अमूल्य योगदान किया है। जीवन और मृत्यु के बीच अंतर कर सकता है कंप्यूटर। अस्पताल के गहन चिकित्सा कक्ष में गंभीर रूप से भर्ती बीमार व्यक्तियों के शरीर के विभिन्न क्रियाकलापों पर नजर रखने में कंप्यूटर मदद करते हैं। किस प्रकार से करते हैं? अल्ट्रासाउंड तस्वीरों के जरिए शरीर के विभिन्न हिस्सों की तस्वीर मुहैया कराते हैं। कैसे करते हैं? देखिए, स्वास्थ्य विभाग में कंप्यूटर का क्या यूज है? स्वास्थ्य विभाग में कंप्यूटर का जो काम है वो कैसे पूर्ण होता है कि एक्सरा करा लिया गया, अल्ट्रासाउंड करा लिया, वो सब सिस्टम पे आता रहता है। वो एक जेल आपके उस पे लगाते हैं, आपके पेट पर कुछ हाथ उन्होंने वो डाला मशीन को और उसमें आपका निकल के आ गया। तो कहते हैं ना, ईश्वर प्रदत्त चीजें हैं जन्म और मृत्यु। लेकिन आज के ज़माने में जन्म और मृत्यु दोनों ही टेक्नोलॉजी प्रदत्त हो गई हैं। जन्म जन्म कभी माँ के गर्भ से जब बच्चे का जन्म होता था ना, तो वो नॉर्मल डिलीवरी हो, तब नॉर्मल डिलीवरी। और आज के ज़माने में क्या होने लगा है? आज के ज़माने में डिलीवरियाँ नॉर्मल नहीं होती। हम डिसाइड करते हैं कि हमारा बच्चा पृथ्वी पर कदम कब रखेगा। ईश्वर डिसाइड नहीं करता कि हमारा बच्चा पृथ्वी पर कब कदम रखेगा। भाई सिजेरियन कराना है, जो डेट हम कहेंगे उसमें डॉक्टर कर देंगे। अच्छा, ऐसा करते हैं कि 24 फरवरी को महाशिवरात्रि, दिन भी अच्छा है, शुक्रवार का दिन है, महाशिवरात्रि का दिन है। और 25 फरवरी को है सैटरडे, तो सैटरडे ऑफ रहेगा। और 26 फरवरी को है संडे, तो संडे ऑफ रहेगा। तो 2 दिन की हमें लगातार छुट्टी मिल जाएगी, वर्क से, काम से, ऑफिस से। तो 24 करा लेते हैं, फाइनल करते हैं इसको डिलीवरी को। भाई 24 फाइनल कर लिया, 24 को डिलीवरी हो गई, 25-26 की छुट्टी हुई, 3 दिन में बच्चा जच्चा दोनों घर आए, 27 से आप अपनी नौकरी ज्वाइन कर ले। तो डिपेंड कर रहा है हमारे कार्यों पर, हमारे समय की नीड पर, कि हमारे समय की आवश्यकता ज्यादा किसको है। पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता था। सब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई, तो अल्ट्रासाउंड करके देख लेते हैं कि माँ के गर्भ में जो बच्चा है वो किस पोजीशन में है, किस स्थिति में है, कब वो डिलीवरी के लिए मैच्योर हो रहा है, कब नहीं हो रहा है। कंप्यूटर ने इतना एडवांस बना दिया है चीजों को कि हर चीज एडवांस हो गई है। हर तरीके से हर चीज एडवांस हो गई है। यहाँ बात हो रही है अल्ट्रासाउंड के माध्यम से शरीर के विभिन्न हिस्सों को देखने की, और उनको फिर वो तस्वीरें मुहैया कराकर उनमें डॉक्टर्स अपना एनालिसिस करते। मैंने कहा पैर में बहुत दर्द है, चल नहीं पा रहा पैर में। उन्होंने तुरंत उसका पैर का एक्सरा किया। एक्सरे में साफ निकल के आ गया कि पैर के अंदर की कौन सी हड्डी डिस्टर्ब हो रही है, कौन सी हड्डी टूट रही है, कौन सी हड्डी खत्म हो गई है, घिस रही। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर। अच्छा, मैंने अभी कुछ समय पहले एक नई चीज और सुनी थी बेटा, आपके बीच में शेयर करती हूँ। रोबोटिक, क्या था वो कॉन्सेप्ट, मतलब घुटना प्रत्यारोपण। बिल्कुल सही बात। आपके नी रिप्लेसमेंट जो चल रहा है ना आजकल, बहुत ज्यादा चल रहा है। आप देखो 40-40, 50-50 साल की महिलाओं की भी घुटने की हड्डियां खत्म हो गई, हड्डियां नहीं है, गैप हो गया उनमें, घिस गई हैं वो। तो उन्होंने कहा भाई घुटना का रिप्लेसमेंट करा दो।
तो अभी तक तो क्या है, डॉक्टर्स कर रहे थे। डॉक्टर्स बाकायदा उसको घुटने को काट रहे थे, फिर उसमें से हड्डियों के गैप को कम करके दूसरा घुटना उसमें डाल रहे थे। दूसरा घुटना डालने के बाद फिर उसको वो सिल रहे थे बाकायदा, पूरा पूरा जो इलाज होता था एक प्रॉपर तरीके से कर रहे। अब आ गया रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट। जानते हैं इसमें क्या होता है? इसमें एक रोबोट होता है। रोबोट तो सभी जानते होंगे, सभी ने देखा होगा। बहुत सारी फिल्में बनी है। साहित्य सिनेमा का इतना बड़ा दर्पण होता है कि वो बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता है। सिनेमा जो है ना, वो साहित्य का सबसे बड़ा दर्पण होता है। सिनेमा के माध्यम से ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाते हैं। तो उसमें दिखाया गया कि रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट हो रहा है। अच्छा, चार्जेस क्या है? सामान्य अगर डॉक्टर उसको रिप्लेसमेंट कर रहा है तो 2.5 लाख के करीब खर्चा आपका आता है, और रोबोटिक उसको कर रहा है तो 3.5 लाख का आता है। भाई साहब, खर्चा क्या है उसमें? उसमें खर्चा कोई नहीं है। एक रोबोट है, उसके मतलब रोबोटिक हाथ वगैरह सब कुछ है, मैंने देखा था अभी यूट्यूब पे उसको। तो उसको बस कंप्यूटर कमांड दे रहा है। उस रोबोटिक को कंप्यूटर से कमांड दे रहा था। वो कंप्यूटर की कमांड से वो रोबोटिक आपके पैरों का ऑपरेशन कर रहा है। अच्छा, इस टेक्नोलॉजी के आविष्कार की आवश्यकता क्यों पड़ी? हाइजीन। उसका आंसर जब मैंने पूछा डॉक्टरों से, मेरी कंसल्टेंसी हुई किसी से, मैंने कहा सर इतना बढ़िया, अगर डॉक्टर्स इस नी रिप्लेसमेंट करे तो इस रोबोटिक के लिए क्या? बोले हाइजीन मैडम। उनका हाइजीन क्या होता है इसमें? बोले डॉक्टर्स कभी गंदे हाथ लगा देते हैं, कभी कोई चीज और छूट जाती है, कभी दिक्कत हो जाती है, तो ये हाइजीनिक है। इसमें हाथ तो होते नहीं, तो गंदगी जाने का सवाल ही नहीं है। रोबोट है, पूरा क्लीन है, साफ है, बिल्कुल साफ सुथरा है एकदम। किसी भी प्रकार की गलती वो करेगा नहीं। अभी जस्ट फिल्म का नाम याद नहीं आ रहा, मैंने एक फिल्म और देखी थी, उसमें मैंने देखा था कि सारी समस्याएं उस बच्चे के साथ आती हैं, और उससे जैसे उसका ऑपरेशन होना था तो उसका खाली पेट ऑपरेशन होना था। वो गलती से रात में एक बिस्किट्स का पैकेट खा लेता है, बिस्किट्स खा लेता है, और डॉक्टर्स को ये बात पता होने के डॉक्टर्स कहते हैं कुछ नहीं, वॉमिटिंग करा देंगे और उसके बाद ऑपरेशन कर देंगे तो सारी चीजें बाहर निकल। अब डॉक्टर वॉमिटिंग कराना भूल जाता है, दिमाग से स्लिप हो जाती है कि इसको एक इंजेक्शन और लगा दे जिससे वॉमिटिंग हो जाए। वो चीज भूल जाता है और वो उसका ऑपरेशन कर देता है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन करता है उसका। अब अपेंडिक्स के ऑपरेशन करने के जस्ट बाद, अपेंडिक्स के ऑपरेशन में कभी भी पेट के अंदर कुछ नहीं होना चाहिए, खाली रहना चाहिए। ऐसा मैंने उस सिनेमा में देखा। अब स्थिति क्या बनी कि जैसे ऑपरेशन हुआ और बच्चे को वॉमिटिंग हुई और वो मर गया। वो जो था उसकी बॉडी में वो पूरा गले तक फंस गया, और सांस लेने में दिक्कत हुई और वो मर गया। अब जो जूनियर्स डॉक्टर साथ में थे उन्होंने उसमें से इनमें से एक ने उस पर किस्सा उठाया, मुकदमा चला और बहुत सारी चीजें उसमें चली, एनालिसिस चला। अंत ये हुआ कि डॉक्टर को फिर सत्य बोलना पड़ा कि मुझसे गलती हुई। तो टेक्नोलॉजी ने जो अपना इम्प्रूवमेंट किया वो किस प्रकार से किया? अब उनने मुझे जवाब दिया इस चीज का, आपने मैम वो फिल्म देखी? अगर ये चीज रोबोटिक कर रहा होता तो वो आपको एक्सट्रैक्शन देता रहता, वो आपको जानकारी देता रहता कि बच्चे के उसने रोबोट ने पेट पे हाथ रखा तो उसे एहसास हो जाता कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, वो तुरंत आपको रिमार्क कर। टेक्नोलॉजी कितने आगे बढ़ गई। भगवान मानते हैं हम डॉक्टरों को, उस भगवान का दर्जा एक रोबोट डॉक्टर ने ले चलाएगा, भले उसे सिस्टम पे बैठ के कोई डॉक्टर ही कि भाई कैसे कैसे करना है, कैसे काम करना है, लेकिन जो कमी होगी बॉडी के अंदर, जो समस्याएं होंगी बॉडी के अंदर, वो रोबोट खुद डिजाइन कर, वो रोबोट आपको खुद बता देगा। इसलिए सक्सेस है, रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट बहुत सक्सेसफुल रहा है। आप जब भी मेरे वीडियो लेक्चर्स को सुने, जब भी आपके पास तक ये बात पहुंचे, आप पता करना इसके बारे में कि रोबोटों को नी रिप्लेसमेंट का एक अपना अभूतपूर्व योगदान है। तो स्वास्थ्य विभाग ने सबसे ज्यादा करिश्मा दिखाया है, तो स्वास्थ्य कंप्यूटर ने अपना, टेक्नोलॉजी ने। क्रियाकलाप पर नजर रखने में कंप्यूटर मदद करते हैं, साथ ही अल्ट्रासाउंड तस्वीरों के जरिए शरीर के विभिन्न हिस्सों की तस्वीर मुहैया कराते हैं। खतरनाक बीमारियों के इलाज में कभी कभी बड़ी मात्रा में आंकड़ों की जरूरत पड़ती है। जब कोई बड़ी बीमारी हो जाती है पेशेंट को, तो वहां आंकड़े रखने के लिए बहुत बड़ी जरूरत पड़ती है, एनालिसिस करने की।
भाई जैसे सपोज कीजिए किसी का भी कोई कैंसर ही ले लो, कैंसर कैंसर में कितनी कीमोथेरेपीज होती है, वो सब टेक्नोलॉजी से तो हो रही है। कोई कीमोथेरेपी में कोई किसी को ऐसे जला थोड़ी रहा है। कीमोथेरेपी एकदम गरम गरम कीमोथेरेपी जो हो रही है लंग्स कैंसर की और इसकी या ब्रेस्ट कैंसर की, तो ये सब टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रही है। तो वो खतरनाक बीमारी के इलाज के लिए बड़ी मात्रा में आंकड़ों की जरूरत पड़ती है। कंप्यूटर बड़ी आसानी से इन आंकड़ों की प्रोसेसिंग को करता है। उसके पास सब रिकॉर्ड। उन्होंने कहा आप सीआर नंबर डालो अपना, और फिर आना, अगर 10 साल पहले भी आपने सिस्टम में इस हॉस्पिटल में दिखाया है, तो आपको 10 साल पुराना रिकॉर्ड भी एनालिसिस करके दे देगा। 10 साल पहले आपका अपना नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ डलवाएगा वो, और वो खोज के दे देगा कि 10 साल पहले आप यहाँ आए थे और आपके साथ ये ट्रीटमेंट हुआ था, आपको इन इन दवाइयों को दिया गया था, इन इन इंजेक्शंस को लगाया गया था। 10 साल बाद की, नेचुरल सी बात है, अगर 10 साल पहले की हिस्ट्री हमें पता चल जाए पेशेंट की, तो डेफिनेटली हम उस पर नया काम नए तरीके से कर सकते हैं। अब पेशेंट को क्या याद है, यार 10 साल पहले मुझे आपने कौन सी दवाइयां चलाई थी, मैं तो हल्का सा सिर दर्द लेके आई थी, आपने माइग्रेन की 2-3 दवाइयां दे दी होंगी। नहीं, सिस्टम ने क्या काम किया, कंप्यूटर ने क्या काम किया, उस डाटा को कलेक्ट करने का काम। आज किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, हर हॉस्पिटल में, मतलब रोजगार भी बढ़ा है। ऐसा नहीं कि रोजगार नहीं बढ़ा हो, सिर्फ कागजी काम तक सीमित नहीं रह गया है रोजगार। ये रोजगार पूरा कंप्यूटराइज्ड हो चुका है। लोगों ने इसको सीखना प्रारंभ कर दिया है। कंप्यूटर बड़ी आसानी से नाटो की प्रोसेसिंग करता है। एड्स जैसी विभिन्न बीमारियों के इलाज में कंप्यूटर के इस्तेमाल में हाल के दिनों में कई प्रगति ने जीवन बचाने व उम्र को कुछ दिनों तक बढ़ाने में काफी मदद पहुंचाई है। एड्स एड्स जैसी बीमारियों को भी कंप्यूटर के इस्तेमाल में आपके जीवन को बढ़ाने में काफी मदद पहुंचाई है। चिकित्सक संभावित बीमारियों की पहचान करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। कंप्यूटर को अक्सर हार्ट अटैक के मामले में चिकित्सक की अपेक्षा कहीं ज्यादा सही तरीके से हार्ट अटैक की पहचान करते हुए दिखे। जैसे किसी को हार्ट अटैक, तो डॉक्टर्स जब चेक करता है तो वो अपना वो लगा, क्या बोलते हैं उसको, कान में, और उससे चेक करता है, उससे हार्ट बीट पकड़ते हैं। लेकिन भाई साहब, सिस्टम पे हाथ रखते ही उनका सारा हार्ट अटैक का जो रीजन है वो क्लियर हो जाता है। सारा क्लियर हो जाता है। इसमें चिकित्सक की अपेक्षा कहीं ज्यादा सही तरीके से हार्ट अटैक की पहचान करते हुए दिखा दे। अगर आप इन हजारों लोगों में से है जो अक्सर भयंकर सर्दी की चपेट में आ जाते हैं, सुनिए कितना अच्छा मुद्दा यहाँ मैंने रखा है आपके बीच में, कि अगर आप उन हजारों लोगों में से हैं जो अक्सर भयंकर सर्दी की चपेट में आ जाते हैं, तो आपको यह जानकर खुशी होगी कि कंप्यूटरों ने मानवीय सर्दी के विषाणु का खाका तैयार करने में सफलता प्राप्त कर ली। बहुत शानदार। मनुष्य के अंदर जो विषाणु घुस रहे हैं सर्दी के, जिनके कारण जुकाम हो रहा है, सर्दी हो रही, उसकी भी एक लेयर तैयार कर ली कंप्यूटर ने। वो भी आपको बता सकती है कि किस लेवल तक विषाणु आपकी बॉडी में समाहित हो रहे हैं, किस लेवल तक बॉडी में आपकी चीजें जा रही हैं। सर्दी से छुटकारा दिलाने की दिशा में पहला कदम है ये। ये पहला कदम उठाया गया कि आप सर्दी से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। वजन घटाने के कार्यक्रम से लेकर ब्लड प्रेशर नापने जैसे चिकित्सा देखभाल के हर क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है, वेट लॉस करना है, तो सिस्टम आपकी उसमें पूरी सहायता करेगा। ब्लड प्रेशर आपको नापना है, तो सिस्टम उसमें आपकी पूरी सहायता कर रहा है, कंप्यूटर। वैज्ञानिक या तंत्रीय उपयोगिता अच्छी योजनाएं बनाने में, उनके व्यवहार में लाने में, परिणामों की समीक्षा करने में, सूचनाओं के आदान प्रदान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कौन? कंप्यूटर। कंप्यूटर एक मानव जीवन की ना नेसेसरी नीड बन गई है। कंप्यूटर के बिना अब जीवन संभव होना बहुत मुश्किल लगता है, कि किस प्रकार मनुष्य का जीवन बिना कंप्यूटर के संभव होगा। कैसे आप कार्य को आगे बढ़ाएंगे, कैसे आप चीजों के बारे में सोचेंगे, विचार करेंगे। ये आदान प्रदान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे जब तुम्हारी अध्यापिका तुम्हें पाठ्य पुस्तकों की सूची, परीक्षा का समय आदि की सूचना प्रदान करती है,
तभी तो तुम अपनी पढ़ाई लिखाई की योजना बनाते हो। भाई बताओ, कैसे बनाते हो आप? जब तक क्लास टीचर आपको ये नहीं बताएगी जब तक क्लास टीचर आपको ये नहीं बताएगी कि आपके एग्जाम्स कब से हैं, आपके एग्जाम कब से हैं, आपका कौन सा पेपर किस दिन है, जब तक टीचर आपको ये नहीं बताएगी कि आपको कैसे करना है काम को, जब तक आप कैसे करेंगे ये बताइए, योजनाएं कैसे बनाएंगे? तो अपनी पढ़ाई लिखाई की योजना बनाते हो। इसी प्रकार देश भर के विस्तृत क्षेत्र में मनुष्यों की संख्या, उनकी भोजन आदि की आवश्यकता, उनके कृषि उत्पादन, देश भर में स्कूलों की संख्या, छात्रों की संख्या, अध्यापकों की संख्या आदि अनेक अनेक सूचनाएं हैं, जिनकी आवश्यकता राष्ट्रीय योजनाएं बनाने में आवश्यक होती। पहले यह कार्य पत्रों द्वारा होता था, जैसे देश भर की सूचनाएं एकत्रित करने में कई वर्ष का समय तथा सैकड़ों टन विपणन खपत हो जाता था। फिर उन सूचनाओं को व्यवस्थित करने तथा उनको परिष्कृत करने में बहुत से व्यक्तियों की आवश्यकता होती। नेचुरल सी बात है। उन्हें कहा जरा सा कोई काम हुआ, टीचरों को लगा दो, मास्टरों को लगा दो, डाटा एनालिसिस इकट्ठा करके आओ, जनसंख्या गणना करके आओ। तो ये सारी चीजें अब बहुत आसान हो गई। अब भारत के प्रत्येक जनपद को एक कंप्यूटर संजाल से जोड़ दिया गया है, जिसमें कहीं से भी कोई सूचना क्षणों में प्राप्त की जा सकती है। प्राप्त सूचनाओं को कंप्यूटर परिष्कृत करता है, आवश्यक तथ्यों को नियोजन प्रस्तुत करता है। डाक का अर्थ कंप्यूटर गति संचार के माध्यम से पत्रों का व्यवहार तक बढ़ गया है। इसमें भी सफल सूचनाएं एक कंप्यूटर प्रणाली से एक दूसरे कंप्यूटर प्रणाली को प्रेषित की जाती हैं, जिन्हें कंप्यूटर में संग्रहित किया जाता है। इसके लिए कंप्यूटर प्रणाली का किसी तंत्र से संबंधित होना आवश्यक होता है। भारत में यह सुविधा केंद्रीय सरकार को दूरसंचार विभाग अपने दूरभाष तंत्र के माध्यम से प्रदान करता है। भारत में कहाँ से चलता है? दूरसंचार में, टेलीकॉम कंपनीज जो होती है उनके माध्यम से। इच्छुक व्यक्ति को अपनी कंप्यूटर प्रणाली को एक मॉडेम के माध्यम से दूरभाष रेखावाहिनी से संबद्ध करना होता है तथा विभाग से एक डाक पेटी की अनुमति लेनी होती है। यह डाक पेटी विभाग की संपूर्ण कार्यप्रणाली में एक संग्रहण सुविधा होती है, जो प्रेषक एवं प्रापक प्रणालियों के मध्यस्थ का कार्य। इसी प्रकार की सुविधा अन्य मध्यस्थों द्वारा प्रदान भी की जा रही है, जो विभागीय प्रणाली से संबंधित है। पत्र प्रेषक अपने कंप्यूटर पर पत्र की संरचना करके उसे गंतव्य कंप्यूटर प्रणाली के पते पर प्रेषक का आदेश देता है। यदि गंतव्य प्रणाली चालू है तो पत्र उसमें संग्रहित हो जाता है, जिसे उसका स्वामी अपनी सुविधा अनुसार पढ़ सकता है। यह पद्धति अति तीव्र होने के साथ साथ सस्ती भी है। इस प्रणाली का एक छोटा सा दोष यह है कि इससे पत्र की गोपनीयता सुनिश्चित नहीं रहती। यद्यपि संचार माध्यम इसका आश्वासन प्रदान करता है कि आपने जो पत्र भेजा बिल्कुल गोपनीय है, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि वो उतनी गोपनीयता नहीं रहती। फैक्स द्वारा मुद्रित संचार, मुद्रित भी वस्तु की गंतव्य कंप्यूटर प्रणाली पर सचावक प्रतिलिपि उपलब्ध कराने को फैक्स अर्थात फैमिशनल ट्रांसमिशन कहा जाता है। इस कार्य के लिए एक विशेष मशीन होती है, जिसे फैक्स मशीन कहा जाता है। उसके उपयोग का प्रचलन किया जाता है। इस कार्य में अनुचित्रण विभेदन कंप्यूटर दृश्य के सर्वोत्तम विभेदन 1024x76 के आगमन से आवश्यकता नहीं रहती। कंप्यूटरों से उत्तर 102811 343 होता है तथा अधिक कंप्यूटर अधिक सुविधा हुई तथा पृथक फैक्स मशीन के भी 3 लाभ। अच्छा, फैक्स मशीन के कौन कौन से लाभ हैं देखिए। अधीक्षक तथा मुद्रक का उपयोग, अधीक्षक तथा वितरक का विपणन ही विहीन व्यवस्था और प्राप्त अभिलेख का परिष्करण, प्राप्त अभिलेख का परिष्करण इसमें ही आ जाती हैं ये दोनों चीजें। तो इस कार्य में प्रेषक प्रणाली में मुद्रित पृष्ठ को विषय वस्तु को अंकीय द्वितीयों में संपरिवित करने की एक प्रापक प्रणाली एवं इसके विपरीत द्वितीयों से पृष्ठ मुद्रण की क्रियाएं होती हैं। इस क्रिया में हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल HTLC नामक आचार संहिता अपनाई जाती है। दोनों कंप्यूटर प्रणालियों के मध्य संपर्क स्थापित होने के पश्चात उनके मध्य निम्नलिखित 5 चरणों में सूचना आदान प्रदान होती है। देखिए, फैक्सिंग के बारे में यहाँ मैं आपको जानकारी दे रही हूँ, डिस्कस
तो किस प्रकार ये प्राप्त अथवा कॉल सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन संकेत तथा संबंधन माजब डिजिटल संकेत न्यूनतम वेग पर प्रेषित करता है। इसके लिए क्रमशः 96,000 9600 4800 तथा 2400 की बॉन्ड दरों में से दोनों को स्वीकार्य दर निर्धारित की जाती है। फैक्स प्रणाली का उत्तम वेग जो होता है वो 14,400 बॉन्ड दर है। इसके बाद उच्च वेग पर सकल पृष्ठ एक धृतिधारी के रूप में संप्रेषित होता है, जिसका प्रत्येक पंक्ति के पश्चात एक दृष्टांत इसमें दिखाई देता है। पृष्ठ संप्रेषण के बाद संबंधन पुनः न्यूनतम वेग पर आता है। यदि प्रेषक को संप्रेषण करना होता है तो वह मल्टीपेज संकेत एमपीएस प्रेषित करता है, अन्यथा एम ऑफ फेज पीओ संकेत प्रेषित करता है। संप्रेषण में कोई दोष पाए जाने पर एंड ऑफ मैसेज करता है। ईएमओ पर वह पुनः संपर्क स्थापित करता है। अंत में प्रेषक डिस्कनेक्ट कमांड डीसीएन देता है। यदि संपर्क स्थापन के 3 प्रयास विफल होते हैं तो भी यही संकेत दिया जाता है। देखिए फिर आगे क्या आता है हमारा। वर्तमान में फैक्स सभी लेखों का अंतरण सार्वजनिक दूरभाष प्रणाली के माध्यम से हो रहा है, जिनका मूल संवारण अवधि की दूरभाष दरों से तय होता है। किंतु इंटरनेट के माध्यम में फैक्स संचारण का नवीन तर्कशास्त्र संचारण मूल्य में कमी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें दूरभाष दरें देय नहीं होती हैं। संदेश सेवाएं डाक एवं संदेश में एक अंतर यह है कि डाक किसी विशेष व्यक्ति को संबोधित होती है, उसी को प्रेषित किया जाती है, जबकि संदेश सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध होते हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी आवश्यकता अनुसार इसका उपयोग कर सकता है। संदेश पटलों को बुलेटिन बोर्ड कहा जाता है। ये सूचना प्रदायक प्रतिष्ठानों द्वारा कंप्यूटर पर किसी विशेष प्रक्रम के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं तथा तंत्रण द्वारा अन्य कंप्यूटर प्रणालियों के प्रचारक इसी प्रक्रम का उपयोग करते हुए संदेशों का पठन कर सकते हैं, संग्रहित कर सकते हैं अथवा उन्हें मुद्रित कर सकते हैं। इस प्रकार के उपादायी होस्ट कॉम पीसीबी आदि जो है इनमें प्रवेश होता है, मीनू सुविधाएं होती हैं, अन्य प्रकार के कार्य इस पर होते हैं जिनके प्रयोग से हम इसे बना सकते हैं या इसे बिगाड़ सकते हैं। हम जो बात यहाँ पर कर रहे हैं वो कंप्यूटर की वैज्ञानिक या तकनीकी उपयोगिताओं के ऊपर से बात कर रहे हैं। चौथा पॉइंट इसमें हमारा आता है कंप्यूटर सम्मेलन। क्या कहलाता है कंप्यूटर सम्मेलन? कंप्यूटर सम्मेलन संदेश सेवा का एक उच्चीकृत स्वरूप है। यह 2 प्रकार से संचालित होता है। संकालिक, जिसमें सभी भागीदार एक ही समय पर संपर्क में आते हैं तथा चर्चा करते हैं, तथा सुविधाकालिक, जिसमें भागीदार अपनी सुविधा के अनुसार अपने मत, स्वर अथवा लिखित रूप में प्रदान कर सकते हैं। प्रत्येक संकालिक सम्मेलन समय, विषय, भागीदार आदि के निर्णय हेतु सुविधाकालिक सम्मेलन का उपयोग करता है। समकालिक कंप्यूटर सम्मेलन में रेडियो सम्मेलन, दूरदर्शन सम्मेलन की भांति व्यक्ति अपने कंप्यूटर दस्पत पर एक साथ अनेक विविध स्थलों पर स्थित व्यक्तियों से बहुमाध्यमी संपर्क साध सकता है। अन्य संबंधित उपयोक्ता आयोजक की अनुमति पर सम्मेलन परिचर्चा के मूक दर्शक बन सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है सांख्यिकीय गणनाएं। सांख्यिकीय गणनाएं कैसे करता है सिस्टम? सही समय पर आवश्यक सूचनाओं की प्राप्ति वर्तमान व्यावसायिक एवं सर्वकालिक कार्यों को संपन्न करने हेतु अनिवार्य हो गया। अनेक व्यावसायिक संगठन वर्गीकृत धृतियां उपलब्ध कराती हैं कि जिनको कंप्यूटर तंत्र के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार विश्व भर के अनुसंधान वृत्त पत्रिकाओं में प्रकाशित आलेखों के सार संक्षेप भी उपलब्ध है, जिनमें से वांछित आलेख चुनकर उनकी सफल प्रति प्राप्त की जा सकती है। इंटरनेट इस प्रकार से धृति आदान प्रदान का एक सक्षम साधन सिद्ध हुआ है। कुछ बैंक अपने ग्राहकों के राशि विवरण कंप्यूटर तंत्र के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं, जिनका अभिगमन ग्राहक कहीं से भी कर सकता है तथा राशियों का अंतरण एक स्थान से दूसरे स्थान को कर सकते हैं। अच्छा, मौसम पूर्वानुमान की बारी आती है यहाँ पर। तो ये वैज्ञानिक तकनीकी में मौसम पूर्वानुमान का भी पूरा का पूरा कार्य हमारा कंप्यूटर सिस्टम करता है। कैसे करता है? भारत की एक पुरानी युक्ति है, करुआ बादर जी डर पावे, बुरा बादर पानी लावे। अर्थात काला बादल केवल डराता है और भूरा बादल जो है वो पानी बरसाता है। कितना बढ़िया है।
बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा बरसो। बादल काले दिख रहे हैं। कितने सारे गाने आप देखेंगे। मैंने कहा ना, मैं बार बार एक बात कहती हूँ, जो साहित्य जो है ना, उसका दर्पण है सिनेमा। अगर सिनेमा नहीं होता तो साहित्य होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। सिनेमा जो है वो साहित्य का ही एक दर्पण है। कितनी अच्छी बात कही है कवि ने यहाँ। करुआ बादर जी डरवावे। अगर काले बादल आते हैं तो ये मान के चलिए, काले बादल सिर्फ डराने के लिए आए। अगर आपको लग रहा है घनघोर पूरे में बादल छा गए, तो वो सिर्फ आपको डराने के लिए, वो बरसेंगे नहीं, उनमें बरसने की दावे जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। कहते हैं ना, जो चीज गरज रही है वो कभी नहीं बरसती, और जो गरजेगी वो बरसेगी तो कभी है ही। तो भूरा बादल पानी लावे, और सफेद बादल जब आसमान में दिखाई देते हैं तो वो पानी को बरसाता है। भारत में अनेक ऐसी युक्तियां लंबे समय से प्रचलित चली आ रही हैं, जो विद्वानों ने अपने अनुभवों के आधार पर कही थी। वैज्ञानिकों ने अपने अनुभवों के आधार पर ये बात कही। इनके आधार पर लोग मौसम का पूर्वानुमान लगाकर कार्यों की योजना बनाते थे। मौसम मतलब मौसम विभाग ने अगर कह दिया कि सफेद बादल हैं तो डेफिनेटली पानी गिरेगा, और अगर काले बादल हैं, पंडित लोग कह देते थे। फॉर एग्जाम्पल में जाती हूँ मैं, अपनी बात रखती हूँ। जी हाँ, तो हम यहाँ बात कर रहे थे आकाशवाणी की। आकाशवाणी समझते हैं आप? बहुत अच्छा एग्जाम्पल मेरे दिमाग में भी आया, आपके बीच में शेयर करना चाहती हूँ वो, कि जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ, देवकी के पास, देवकी और उनके हस्बैंड नंद बाबा, दोनों को वो काल कोठरी में डाल देते हैं, क्योंकि आकाशवाणी हो जाती है कि देवकी ने नंद बाबा से शादी की और इनसे जो पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, 8वें पुत्र में वो पुत्र रूप में आएगा। जो पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, वो कंस के उसका कारण बनेगी, कंस के विनाश का कारण बनेगी, मामा कंस के विनाश का कारण बनेगी। देवकी के जो भाई थे कंस, उनके विनाश का कारण बनेगी। आकाशवाणी होती है, मतलब इन्होंने बड़े धूमधाम से सब कुछ किया, प्रॉपर सब कुछ किया, बोले गर्भ में आ चुका है बच्चा, वो जन्म लेगा। तो कंस को अंदर से लगता है, ऐसे कैसे पॉसिबल है, ऐसे कैसे पॉसिबल है कि मेरे होते हुए देवकी का पुत्र जीवित रह जाए। अब समस्या तो ये भी थी, बड़ी नियति तो लिखी थी, नियति तो होनी ही थी ना वहां पर। कंस और देवकी और नंद बाबा को एक साथ रख दिया गया। 7 पुत्रियां हुई बराबर से। 8वें पुत्र के रूप में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जैसे ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ, एक समय काल रुक गया पूरा का। माता यशोदा की पुत्री लाकर देवकी के पास रख के, देवकी का पुत्र ले जाकर माता यशोदा के पास। श्री कृष्ण जब वहां पहुंचे, उन्हें देखा, अरे 8वीं संतान भी पुत्री हुई है। तो उन्हें लगा ये भविष्यवाणी जो है वो गलत हो गई, वो भविष्यवाणी गलत हो गई। तो कंप्यूटर भी क्या कह रहा है, सिस्टम क्या कह रहा है यहाँ आपसे, कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिस्टम अगर कोई भविष्यवाणी करे वो गलत हो जाए। इतनी ज्यादा तीव्रता से वो चीजें नापी जाती है ना, कि उसमें गलत वाली कोई गुंजाइश बचती नहीं। तो यहाँ हम जो बात कर रहे थे, वो क्या चल रही थी हमारी, कि भारत में अनेक ऐसी युक्तियां लंबे समय से प्रचलित चली आ रही, विद्वानों ने अपने अनुभवों के आधार पर कही थी। इनके आधार पर लोग मौसम का पूर्वानुमान लगाकर कार्यों की योजना बनाते हैं। कोई भी कार्य आपको करना है, वही खेती का ले लो, सिंपल सी बात है। अगर खेती किसानी करनी हो और पता है आपको जल चाहिए है या सूखा चाहिए, या जल की मात्रा अधिक चाहिए, तो आपने मौसम विभाग में कंप्यूटर पे देखा और उस हिसाब से आपने अपना काम किया। इस प्रकार की युक्तियां मौसम को प्रभावित करने वाले सभी कारकों पर विचार नहीं करती, तथा इसके आधार पर सीमित क्षेत्र के कुछ घंटों के मौसम का अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसी युक्तियों से आप कुछ घंटों का इंतजाम लगा सकते हो। भारत एक बहुत बड़ा देश है, जहाँ मनुष्यों को यात्रा करने, कृषि करने, मछली पकड़ने, समुद्र में जाने जैसी अनेक कार्यों के लिए विभिन्न समयों पर विभिन्न स्थानों के मौसम के ज्ञान की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है। भारत इतना बड़ा देश है, मछली पालन, किस समय मछली पालन करना है, किस प्रकार कृषि करना है, कहाँ हमें चीजों को ले जाना है, तो ये सारी चीजें, ये सारी सुविधाएं जो है ना, उसके आधार पर होती है। मौसम सुदूर वायुमंडल के तापमानों,
नमी तथा वायु प्रवाह पर निर्भर करता है। मौसम विज्ञान विभाग के संवेदी उपग्रह वायुमंडल में दूर दूर तक जाकर वहां की इन सूचनाओं को एकत्रित करते हैं। इन विशाल सूचनाओं के आधार पर मौसम के पूर्व अनुमान के लिए लंबे लंबे अनुकूलन करने लगते हैं। मनुष्यों द्वारा इन अनुकूलन करने के बहुत लंबा समय लगता है, जबकि कंप्यूटर इन सूचनाओं के आधार पर अनुकूलन करके मौसम के पूर्वानुमान को कुछ मिनटों में ही आपके सामने बता देता है। इस प्रकार प्राप्त, जैसे अभी बात करें, उन्होंने कहा कि अभी अब घूमने का मौसम नहीं है। जो जून का महीना होता है ना, वो आपके घूमने के लिए बहुत अच्छा मौसम होता है, हिल स्टेशंस पे जाने के लिए या रिवर्स राफ्टिंग करने के लिए जून का मौसम बहुत अच्छा है। लेकिन ये जुलाई का मौसम है ना, पहले ही से अनुमानित हो जाता है कि जुलाई के मौसम में बारिश आएगी। और वो बारिश किस रूप में आएगी, किस बहाव के रूप में आएगी, कौन सी नदियों के तूफानों को वो बढ़ा देगी, ये सब जानकारी मौसम विभाग पहले से देके रखता है। उसके बाद भी अनहोनियां हो रही हैं, उसके बाद भी घटनाएं घट रही हैं, लोग सतर्क नहीं है। टेक्नोलॉजी आपके बीच में, लेकिन टेक्नोलॉजी को समझने में सतर्क नहीं। सतर्कता के अभाव के कारण ये जाने चली जाती है। इस प्रकार से प्राप्त समुद्री तूफानों की पूर्व सूचना मछुआरों को समुद्र में न जाने देने के लिए की जाती है, जिससे उनकी जानें बचाई जा सके। पहले ही से बता दिया जाता है कि भाई मछुआरे अभी समुद्र में ना जाएं। हो सकता है हाई टाइड होने वाला हो, भाई बीच पे घूमने जा रहे हैं लोग कई प्रकार के, तो पहले से क्लियर रहता है कि बीच पे आज की डेट में आप घूम सकते हैं। आप सर्च तो कीजिए, आप सर्च तो कीजिए कि मुंबई के जूही बीच पे हम आज की डेट में जा सकते हैं या नहीं जा सकते। मुंबई के मरीन ड्राइव पे मैंने देखा, मुंबई की मरीन ड्राइव पर जो लहरें उठती है ना, तो इतनी ऊंचाई तक उठती हैं कि जो उन्होंने वो एरिया बनाया है ना वहां का, उसको भी पार करके रोड पे पानी आ जाता है। तो समुद्री तूफानों की पूर्व सूचना टेक्नोलॉजी को रहती है। तुमने दूरदर्शन के समाचारों के अंत में बच्चों कितनी बढ़िया बात तो यहाँ लिखी है राइटर ने, कि बच्चों तुमने दूरदर्शन के समाचारों के अंत में एक स्त्री को भारत के विशाल मानचित्र से इंगित करते हुए विभिन्न स्थानों के मौसम के बारे में जानकारी देते हुए देखा। बिल्कुल देखा, बिल्कुल सही बात हो। मैंने अभी एक दिन और डिस्कशन किया था किसी वीडियो में कि दिल्ली दूरदर्शन पे जो न्यूज आती है, दिल्ली दूरदर्शन के अब तो हर समाचार पत्र पे न्यूज आती है। हालांकि सारे समाचार मीडिया जो है ना बिक गई, लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ पूर्ण रूप से बिक गया है। इतना अच्छा सटीक जवाब नहीं दे पाता है जितना अच्छा होना चाहिए। लेकिन बात अगर हम दूरदर्शन की करते हैं तो उसमें डेफिनेटली लास्ट में एक पॉइंट्स आता है कि स्त्री बड़े अच्छे से पूरा भारत के नक्शे को डिफाइन करती है और विभिन्न स्थानों के मौसम के बारे में जानकारी देती है कि कहाँ का मौसम इस वक्त कैसा चल रहा है। ये सब उसे कहाँ से मिलता है भाई, स्त्री को थोड़ी पता। स्त्री को किसने दिया? कंप्यूटर प्रदान करता है। तो कंप्यूटर के माध्यम से आप इतना सब कुछ कर सकते हैं, सीख सकते हैं, जान सकते हैं, वो सब आपका कंप्यूटर में ही समाहित रहता है। नेक्स्ट बात हम करते हैं बैंक सेवाओं की। बैंक सेवाओं में कंप्यूटर का एक अलग ही जलवा रहता है। इस प्रणाली के माध्यम से बैंक सेवा के क्षेत्र में क्रांति ही ला दी है। इससे आप बैंक में आग रखना स्थान निरपेक्ष हो गया है, धन जमा कर सकते हैं, अपना सोना रख सकते हैं, अपने हर चीज का स्थानांतरण कर सकते हैं। बैंक की हर सुविधा मैंने अभी बताया था, आपके इंटरनेट पे, आपके मोबाइल पर पीएनबी पासबुक की हर सुविधा अवेलेबल है। तो ये सारे काम किसने किए? आपके बैंक सुविधा ने किए। बैंक सुविधाओं में इंटरनेट का बहुत अधिक, कंप्यूटर का बहुत अधिक कार्य होता है। अंश व्यापार और शेयर मार्केट की बात करें, विश्व भर के अंश व्यापार आज कंप्यूटर तथ्यों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं और इसे संचालित करते हैं। इसके लिए अंश व्यापार केंद्र कंप्यूटर तंत्र स्थापित किए गए हैं। सदस्य अपने कंप्यूटर दस्तावेज पे इस जानकारी को प्राप्त कर अंश के क्रय के अधिदेश को देती रहती है। भारत के लगभग सभी व्यापार केंद्र कंप्यूटरीकरण हो चुके हैं। मतलब शेयर मार्केट तो जो सेंसेक्स खुलता है ना, वो पूरी रात नाइट चलता है। करोड़ों अरबों रुपए का जो व्यापार होता है वो सब कंप्यूटर के माध्यम से हो रहा है। पूरा आपका शेयर एक्सचेंज, शेयर मार्केट इस पर काम कर रहा है। इसके बिना कोई कार्य संभव नहीं है। वर्तमान इसीलिए तो कहते हैं ना भाई, जनरेशन चेंज हो रही है, हम और आप चेंज हो रहे हैं, समय परिवर्तन की मांग है ये, इसलिए हम चेंज हो रहे हैं। लेकिन इस चेंजिंग के साथ हम ये भी तो देखें ना
कि टेक्नोलॉजी कितनी हावी हो गई है हमारे ऊपर। पहले व्यापार कैसे होता था? आपने मुझे चावल दिया, मैंने आपको गेहूं दे दी, यही तो व्यापार था। आपकी आवश्यकता की वस्तु हमने दी और हमारी आवश्यकता की वस्तु हमने एक्सचेंज कर ली। कहते दो कोड़ियों के भाव में चावल बिक जाता था, सोने के बदले बिक जाता था। भाई मुझे आवश्यकता सोने की है और आपके पास सोना है, और आपको आवश्यकता चावल की है, तो आपने मुझे एक सोने का सिक्का दिया, मैंने आपको एक सेर भर चावल दे दिया। तो भूख से ज्यादा सोना कंपलसरी नहीं था वहां पर। तो वो सारी चीजें थी, लेकिन अब टेक्नोलॉजी कैसे बढ़ गई, इतनी आगे बढ़ गई है कि पूरा शेयर मार्केट, पूरा बिजनेस, पूरा पैसा, मैंने कहा ना कोरोना क्राइसिस में हमने बहुत सीखा है। एक सब्जी वाले से लेके एक टॉयलेट क्लीनर तक आपसे जो पैसा लेता है वो ऑनलाइन लेने लगा। जेबों में पैसा तो रह ही नहीं गया। जब ऑनलाइन पैसा शुरू तो ऑनलाइन फ्रॉड शुरू हुए। टेक्नोलॉजी जितनी ज्यादा बढ़ेगी ना, टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग भी उतना ज्यादा बढ़ेगा। चलिए, हमारा अगला पॉइंट है यात्रा सेवाएं। यात्रा चाहे वायुयान द्वारा करनी हो अथवा ट्रेन द्वारा, अब भारत के कहीं से भी किसी भी पथ पर यात्रा का आरक्षण किया जा सकता है। यह सब विभागों द्वारा आपने दोनों राष्ट्रव्यापी कंप्यूटर तंत्र स्थापित करने से संभव। इससे यात्रियों और यात्रा प्रतिष्ठान को भी लाभ हुआ है। यातायात सेवाओं के बारे में हम यहाँ बात करेंगे कि वायुयानों के वेग में वृद्धि होने से उनकी उड़ानों के बारे में शीघ्र निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ी। इतने ज्यादा फ्लाइटें हो गई हैं, इतनी ज्यादा फ्लाइटें हो गई हैं कि मतलब जैसे मौसम विभाग अगर पहले से पता नहीं लगाएगा, टाइटेनिक जैसी घटना हो गई, दोबारा अब टाइटेनिक जैसी घटना नहीं होगी। जो टाइटेनिक के साथ हुआ, इतना नॉलेज रखने के बाद भी, इतनी सारी जानकारी रखने के बाद भी, तो अब तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि 1000 कदम दूर भी, मतलब 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर की परिस्थितियां आपको टेक्नोलॉजी बता देगी। जहाज से बड़े बड़े जाते हैं समुद्र के अंदर, मैंने नहीं सुना कि कभी किसी के डूबने की। भाई वो बात एक अलग है कि किसी का बहुत ज्यादा नुकसान होना है, लेकिन डूबने की शिकायतें अब नहीं आ रही, लोगों की मरने की शिकायतें अब नहीं आ रही। हाँ, कुछ ट्रांसफार्मर में कमी हो जाए, कोई दिक्कत आ जाए, क्रैश हो जाए, वो समस्या आ सकती है। बाकी प्रयास किया जा रहा है किस तरह की समस्या है ना आए। तो वायुयान वेग में वृद्धि होने से उसकी उड़ानों में शीघ्र निर्णय लिया जा सकता है। आधा घंटे पहले आपको क्लियर किया जाता है कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई। मौसम विभाग ने ये निर्णय लिया है, डिसीजन लिया है कि आपकी फ्लाइट आज की कैंसिल हो रही है, आप दूसरी फ्लाइट से, अगली फ्लाइट से जा सकते हैं। या हो सकता है 4 घंटे तक मौसम खराब हो, तो 4 घंटे तक आपकी फ्लाइट नहीं उड़ेगी। तो ये सारी चीजों की जानकारी हमें पहले से ही प्राप्त हो जाती है। इन निर्णयों में पश्चिम सूचनाओं के प्रति बहुत महत्व होता है। कंप्यूटर तंत्र द्वारा स्वतः सूचना संचारण सब कुछ मिलता है। महानगरों के व्यस्त भूभागों पर यातायात तक का हमने क्लियर कर लिया है कि किस प्रकार यातायात हमारा काम कर रहा है। तो इस प्रकार से यातायात में भी ये चीजें आ गई हैं। हम कहीं निकलते हैं घर से बाहर, ठीक है, हम निकले, अब हम पहले से देख लेते हैं कि कहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, इस रोड पे हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं टेक्नोलॉजी ने हमारे सामने उपस्थित रख दी। महानगरों के व्यस्तम भूभागों पर यातायात संयमन में भी कंप्यूटर प्रणालियों का उपयोग बड़े स्तर पर किया जा रहा है। वाहन संचालकों के प्रशिक्षण में उन्हें वास्तविक यात्रा पर भोजन से पूर्व कंप्यूटर द्वारा ये दृश्यावली दिखा दी जाती है। इससे न्यूनतम काल में अच्छा प्रशिक्षण देना संभव हो। वेब इंटरनेटिंग एक ऐसा सार्वभौमिक दिखाई न देने वाला उपकरण है जिससे समस्त सूचनाएं, समस्त चीजें हमें दिखाई देती हैं। तो यातायात की हम बात करें, यातायात सेवाओं की बात करें, हर फील्ड में हर तरीके से कंप्यूटर ने अपना एक नया अस्तित्व जमाया है, एक नया कार्य करने का प्रयास किया, जिसके माध्यम से, कंप्यूटर प्रणाली के माध्यम से जीवन बहुत आसान हो गया है। टेक्नोलॉजी बहुत, मैंने कहा ना अभी एक बार और मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, पिछली वीडियो में सुनेंगे आप मुझे तो, कि हमारी आने वाली जनरेशन हमसे कई गुना आगे। हमारी आगे वाली, मैंने एक फिर सिनेमा पे आऊंगी मैं वापसी, नहीं दीपिका नहीं, प्रियंका चोपड़ा की एक मूवी देखी थी, 2050। 2050 में जो होगा वो सब रोबोटिक होगा, सब रोबोट के माध्यम से होगा।
तो वही होगा, रियलिटी वही है। आज मैंने अभी आपको डिस्कशन किया कि स्वास्थ्य सेवा में रोबोटिक ऑपरेशंस होने लगे। तो इसी प्रकार की टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, काम आगे बढ़ेगा, लोगों की चीज़ें आगे बढ़ेंगी, सोच आगे बढ़ेगी, मस्तिष्क के विचार आगे बढ़ेंगे, तो डेफ़िनेटली वो चीज़ बहुत आगे कार्यरत होगी, बढ़ेगी, उसका प्रयोग होगा, उसमें क्रियाशीलता आएगी। इस प्रकार से आज हमने जो कंप्यूटर के बारे में सीखा, पढ़ा, जाना कि कंप्यूटर किस प्रकार से टेक्नोलॉजी को आगे ले जा रहा है, कंप्यूटर किस प्रकार से लोगों के ऊपर हावी हो रहा है, अपनी सारी क्रियाएँ, अपनी सारी प्रतिक्रियाएँ किस प्रकार से दे रहा है। कंप्यूटर एक ऐसा माध्यम है, जिसके द्वारा मनुष्य बहुत कुछ सीखने को लालायक हो रहा है। आज सुई से लेकर कहते हैं ना एरोप्लेन बनाने तक की बात अगर हम करें ना, तो वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूर्ण हो रही है। वो टेक्नोलॉजी उसे पूरा कर रहा है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी आक्षेप नहीं लग रहा है। आप काम को कैसे करोगे, कैसे नहीं करोगे, ये पूरा आपको दर्शा रहा है टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, आईसीटी, कंप्यूटर साइंस, ये सब चीज़ें आपकी बहुत इम्प्रूवमेंट हो रही। थैंक यू। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।